दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द ब्यूरोक्रेसी चैनल में। और कल हमने जो चर्चा की थी उत्तराखंड के संबंध में वो थी मॉडर्न उत्तराखंड। और मॉडर्न उत्तराखंड में हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन या कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड का कुमाऊं वाला पार्ट है वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन काफ़ी लेट शुरू हुआ। लेकिन 1815 से हम देखते हैं कि थोड़ा सा पहले उत्तराखंड में जो कुमाऊं वाला रीजन है वहाँ पर गोरखाओं का शासन था 25 सालों का, जो कि काफ़ी अत्याचारी किस्म का शासन था। और यहाँ के लोगों पर काफ़ी अत्याचार होते थे, कई प्रकार के कर लगा रखे थे। उनकी जो जुडिशल सिस्टम था बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का था। जब आप पढ़ेंगे तो बड़ी हंसी भी आएगी आपको कि ये क्या तरीका है न्याय करने का। तो इन सब चीज़ों से वो काफ़ी परेशान हो चुके थे और हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने गोरखा शासन को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई और 1815 में एक युद्ध किया और उनको पराजित किया और सगौली की संधि हुई है दोनों के बीच में, जो कि बिहार में है। और तब जाके कुमाऊं वाले पार्ट में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सिस्टम इस्टेब्लिश होता है। ये सब चीज़ें हमने चर्चा करी थी, ठीक। साथ में हम ये भी देखेंगे कि 1815 में उत्तराखंड के दो पार्ट हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। कुमाऊं में तो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन कर रही है और गढ़वाल में राजाओं का शासन जारी है। इनको आप प्रिंसली स्टेट अर्थात देसी रियासत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? देसी रियासत। तो थोड़ा सा हम कुमाऊं कमिश्नर्स के बारे में देखेंगे, उससे पहले कुछ चीज़ें देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये उत्तराखंड का एक रफ मैप है जो कि रेक्टेंगुलर है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कुमाऊं वाला रीजन है, KU लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ये गढ़वाल वाला रीजन है जिसमें मैंने GRH लिख दिया है। आज की डेट में यहाँ पर 7 जिले हैं और यहाँ पर 6 जिले हैं। इस लिहाज से गढ़वाल मंडल काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों ही जगह से स्टार्ट होती है डेट 1815 से लेकर, लेकिन ये चलेगी 1949 तक, ठीक। और ये मामला चलेगा 1815 से लेकर भारत की आज़ादी अर्थात 1947 तक। 2 साल का जो अंतर दिख रहा है आपको वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने की जिम्मेदारी वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। ये आपको अच्छी तरह याद होगा, क्योंकि भारत में देसी रियासतें लगभग 550 से भी अधिक थीं और उनका एकीकरण काफ़ी ज़रूरी था, ठीक। तो उनको हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट की भी एक फिनोमिना चलती है 1947 के बाद। तो हम कह सकते हैं कि जो टहरी रियासत है या जो टहरी जो राज्य है, टहरी स्टेट किसका एग्जाम्पल मानेंगे आप? टहरी स्टेट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रिंसली स्टेट, ठीक। एक देसी रियासत है जो अंग्रेजों के संरक्षण में अपना शासन कर रही थी। ऐसी कई सारी रियासतों के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। वहीं कुमाऊं वाले पार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर कमिश्नरी स्टैब्लिश हो जाती है और ब्रिटिश के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया जाता है, ठीक। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कुमाऊं में कमिश्नर्स जो हैं, टोटल 24 कमिश्नर हुए हैं। तो कुछ कमिश्नर्स के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि इनके समय में क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक। तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड क्लियर होगा आपका और पढ़ने में थोड़ा सा आपको मज़ा भी आएगा। तो पीछे जो लिस्ट दी गई है यहाँ से शुरू होती है, एक नया इतिहास शुरू होता है कुमाऊं का। ब्रिटिश अंडर ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड अंडर द कुमाऊं रीजन अंडर कमिश्नर्स। तो कुमाऊं के जो पहले कमिश्नर हैं उनका नाम है E गार्डनर और इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक तो नहीं, बड़े ही छोटे समय तक शासन किया, 1 साल भी पूरा नहीं कर पाए थे। तो ये हैं कुमाऊं के पहले कमिश्नर, ठीक। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। उत्तराखंड के एग्जामों की खास बात यह कि कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, हालांकि ये तो बहुत सरल क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन फिर भी रिपीट हो जाता है। इनके समय में पहली बार देखते हैं कि क्या होता है भूमि बंदोबस्त, यानी कि लैंड सेटलमेंट। इसी चीज़ के तो उस्ताद हैं ब्रिटिश, कि किस तरीके से जहाँ जहाँ पर जाते थे अपने तरीके से चीज़ों को इस्टेब्लिश करते थे। जो जो चीज़ें ब्रिटिश के समय में कुमाऊं में हो रही थी इसका अंदाज़ा अभी यहाँ के रहने वाले लोगों को नहीं है। भले ही वो गोरखाओं को अत्याचारी शासक कह रहे थे, लेकिन साइंटिफिकली दे वर मोर क्रूअल, क्योंकि ये इनका जो इरादा है वो उनसे भी बड़ा खतरनाक है, ठीक है। तो ब्रिटिश का जो असली कैरेक्टर था ये फिलहाल कुमाऊं के लोगों को अभी पता नहीं है, ये चलेगा पता बाद में। अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था लागू की गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाया करता है कि देखो ब्रिटिश सिस्टम किस तरीके से काम करता है। वो पूरा सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं हर जगह, वो रेलवेज पहुंचा देंगे,
पोस्टल सिस्टम बना देंगे, लैंड सेटलमेंट कर देंगे, रेवेन्यू अपने तरीके से इस्टेब्लिश कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से साइंटिफिक तरीके से, और हम कह सकते हैं कि इन सब का जो श्रेय है ब्रिटिश को दिया जाना चाहिए आज भी, क्योंकि जो इंडिया जो साइंटिफिक लाइन पे इस्टेब्लिश हुआ है, इसका सीधा साधा हमें धन्यवाद किसको देना चाहिए? ब्रिटिश साम्राज्य को, ठीक। तो ये रहा ई गार्डनर का टाइम। इनमें ये कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी, याद रखनी होंगी। और इनके एक सहयोगी थे जो दूसरे कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं, ठीक। और इनका नाम है ट्रेल महोदय, GW ट्रेल। GW ट्रेल पहले सहायक के रूप में थे और उसके बाद इन्होंने लंबे समय तक, लगभग 15 साल तक कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्य किया। तो 15 साल एक लंबा समय है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने होंगे, ना सिर्फ देखने होंगे जबकि याद भी रखने होंगे आपको, ठीक। देख लेते हैं क्या क्या है। इनको पहला रियल कमिश्नर कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, वास्तविक कमिश्नर किसको कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा GW ट्रेल। अच्छा, 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू हो चुकी थी। जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है। रोड्स काफ़ी अच्छी बन गई हैं, पुल काफ़ी अच्छे बन गए हैं, जो इससे पहले के शासक जो काम नहीं कर पाए थे, इन्होंने वो काम करके दिखा दिया। तो लोगों को आवागमन में काफ़ी मदद मिली होगी, सामान लाने ले जाने में। अल्मोड़ा जेल की भी स्थापना हुई है। देखेंगे इसमें कैसे बाद में नेहरू जी यहाँ पर कैद होते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान। देहरादून को सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान देने वाली बात है। ये काम हुआ है W ट्रेल के समय में। पटवारी पद का सृजन किया, वेरी इंपॉर्टेंट। पुलिस पटवारी सिस्टम एक बड़ा ही यूनिक सिस्टम है उत्तराखंड का, जो काफ़ी लंबे समय तक स्थापित हुआ और आज की डेट में हम कह सकते हैं कि किसी खास वजह से इस सिस्टम को अब समाप्त किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ पर पुलिस पटवारी पद हैं उत्तराखंड के आंतरिक भागों में, वहाँ पर रेगुलर पुलिस की नियुक्ति की जानी है। क्यों की जानी है? क्योंकि पिछले साल मुझे याद आ रहा है कि एक घटना घटी थी, अंकिता हत्याकांड। उस दौरान जहाँ पर घटना घटी थी वहाँ पर लोकल पुलिस, ये कह सकते हैं जो रेगुलर पुलिस थी, उसके अभाव में साक्ष्यों के साथ शायद छेड़छाड़ की गई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो पटवारी पुलिस सिस्टम है वो इतना इक्विप नहीं होता है कई सारे मॉडर्न हथियारों से। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो दोषी रहे होंगे वो फरार होने में उनको मौका मिल गया होगा, ठीक है। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना करी गई। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, हो सकता है फिर से, ध्यान देने वाली बात है। 1822 में कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना किसने करी थी? ट्रेल ने की थी। आया है क्वेश्चन। 26 परगनों को कुमाऊं को किसने डिवाइड किया? W ट्रेल ने किया। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिल जाएंगी, डायरेक्टली। विलियम ट्रेल के शासनकाल में 80 साल यानी कि 80 ईयर्स लैंड सेटलमेंट लागू किया गया। एक क्लास हमको अलग से पढ़नी पड़ेगी, ये लैंड सेटलमेंट क्या है उत्तराखंड में और किस तरीके से लैंड का जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है उनकी उपज के आधार पर, ठीक है। लैंड का क्लासिफिकेशन हमेशा उपज के आधार पर किया जाता है। इंडिया के बाकी हिस्सों में भी हमने देखा है, चाहे वो मुगल पीरियड हो, चाहे वो ब्रिटिश का पीरियड हो, और चाहे फिर उत्तराखंड में ब्रिटिश का पीरियड। कुमाऊं की सीमा यानी कि जो उसकी जो वो है, जो सीमा है, बाउंड्री है, उसका निर्धारण भी पहली बार इन्हीं के समय में किया गया। तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, और ये सारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने जैसी हैं। 2-3 बार रिविजन करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले कमिश्नर आते हैं कर्नल गोबान। इनका टाइम पीरियड 9 साल का है, ठीक। 9 साल तक इन्होंने शासन किया। शासन मतलब कमिश्नर रहे। इसमें कुछ बातें याद रखनी है। दास प्रथा, बाल विक्रय यानी कि खरीद फरोख्त, महिलाओं की खरीद फरोख्त में अंत कर दिया गया, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इनके समय में हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश के समय में कुछ ठीक ठाक काम भी हुए हैं जो मानवीय दृष्टि से यानी कि ह्यूमैनिटीज़ के हिसाब से। तो ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरे इंडिया में लागू हो रहा है। और इन दिनों अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइए भारत का गवर्नर जनरल कौन है, ठीक, तो इसका आंसर है विलियम बेंटिक, ठीक, विलियम बेंटिक। मैंने आपसे ये भी कहा है बार बार कि आपको समकालीन इतिहास यानी कि समकालीन भारत में उन दिनों क्या क्या हो रहा था ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इस समय जब उत्तराखंड में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो भारत में गवर्नर जनरल कौन है और कौन कौन सी एक्टिविटी चल रही थी, ठीक है। तो आपको याद होगा कि अभी मुगल शासक अभी हैं लेकिन खाली नाम मात्र के हैं। तो इस समय मुगल शासक कौन है ये आप बताइए मेरे को।
कमेंट करके। और इस समय विलियम बेंटिक क्या हैं, गवर्नर जनरल हैं, ये पता होना चाहिए। विलियम बेंटिक के समय में कुछ रिफॉर्म्स भी किए गए, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से, या कह सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में हो रही हैं। ठीक, कंटेम्प्रेरी। अगले आते हैं लुशिंगटन, लेकिन इनका नाम लुशिंगटन है, ना कि लशिंगटन। लुशिंगटन रहते हैं 8 साल करीब, और इनके समय में भी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि ब्रिटिश गढ़वाल जो सन 1815 से 1839 तक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तक कुमाऊं कमिश्नरी की एक तहसील था। कौन? ब्रिटिश गढ़वाल को सन 1839 में जनपद का दर्जा दिया गया। ये कई कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि गढ़वाल को जनपद का दर्जा कब मिलता है या कब बनाया गया। 1839। और अपनी जलवायु के अनुकूल अंग्रेज श्रीनगर से मुख्यालय पौड़ी ले गए, क्योंकि पौड़ी थोड़ी ठंडी जगह है, और इसलिए क्योंकि सारे ब्रिटिशर्स थे तो इनको थोड़ी ठंडी जलवायु पसंद हुआ करती थी, आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार भी चीज़ें करी हैं। कुमाऊं व गढ़वाल जिलों के लिए अलग अलग असिस्टेंट कमिश्नर बनाए की नियुक्तियां की गई हैं। ठीक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा होगा इनके समय में, याद रखने जैसा है, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो दास प्रथा का अंत किस कमिश्नर के समय में हुआ, ये क्वेश्चन आ जाता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। इसी प्रकार ये सब चीज़ें भी याद रखनी होंगी आपको। ठीक, इम्पॉर्टेंट। अगले हैं महोदय जे.एन. बैटन। जे.एन. बैटन अगले कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं, जिनका टाइम पीरियड है 1848 से 56 के बीच में। और ये वो समय है जब भारत के पहले वास्तविक गवर्नर जनरल, जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी, वो हैं इस समय भारत के गवर्नर जनरल। और वो क्या क्या कर रहे हैं आपको पता ही होगा। अवध में कब्जा करने वाले हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलने वाला है, पंजाब को हराया जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें उत्तराखंड से बाहर हो रही थी। देखते हैं उन दिनों उत्तराखंड में क्या हो रहा है। तो बैटन के समय में 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी रिपीट होता है कि नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कब बनाया गया। इनके शासन में या इनकी कमिश्नरी के दौरान दास प्रथा का अंत कर दिया गया हमेशा के लिए। भूमापन का कार्य नए सिरे से शुरू हुआ है, और इनके शासनकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिश्नर पीरियड इज सपोज टू बी द गोल्डन एरा ऑफ कुमाऊं कमिश्नरी। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? जे.एन. बैटन। ठीक है, आज जिस कमिश्नर के बारे में चर्चा करने वाले हैं लास्ट, उनका नाम है सर हेनरी रैमजे। सर हेनरी रैमजे ये आ जाते हैं 56 से लेकर 84 तक, काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं। देखिए, ये हो गया 10 और 8 18 20 और 8 28 साल रहते हैं करीब। स्कॉटलैंड के निवासी हैं और लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई हैं। लॉर्ड डलहौजी याद आ रहा है ना आपको? काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। रैमजे का कार्यकाल 1857 को भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा इसमें के कार्यकाल में आपको पता ही होगा कि 1857 की क्रांति पहला एक रिवॉल्यूशन माना जाता है ब्रिटिश के अगेंस्ट, जो कि सैनिकों द्वारा किया गया था कई इतिहासकारों के अनुसार। इनके शासनकाल को ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनके शासनकाल को भी ब्रिटिश काल का स्वर्ण शासनकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। और हम कह सकते हैं कि क्रांति के दौरान उत्तराखंड में ऐसी कोई बगावत ब्रिटिश के खिलाफ देखने को नहीं मिली, सिर्फ कुछ जगहों को छोड़कर, जैसे कि हल्द्वानी वाला जो प्लेन्स इलाका है वहाँ पर, और चंपावत में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का नाम मिलता है जिसका नाम है कालू मेहरा। ठीक है, तो क्रांतिवीर नाम का संगठन हमको देखने को मिलता है जो सक्रिय था 1857 की क्रांति के दौरान, उसके रिकॉर्ड्स हमको मिलते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि कुमाऊं का बेताज बादशाह किस कमिश्नर को कहा जाता है? रैमजे को। यहाँ के लोग इनको राम जी भी कहते थे। दरअसल ये काफ़ी लोकप्रिय थे लोगों में, पहाड़ी भी बोल लेते थे, कुमाऊनी भाषा में बात कर लेते थे, वहीं बैठ के उनके साथ उनके घर में जो खाना बना होता था वो भी खा लेते थे, तो लोग बड़े खुश रहते थे इनसे। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी लोकप्रिय साबित हुए। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दरअसल ये नाम है विकेट। आपको पता ही होगा कि लैंड सेटलमेंट ब्रिटिश के समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जाता है।
तो इनके समय में विकट नाम के व्यक्ति ने एक लैंड सेटलमेंट किया जो कि 10वां भूमि बंदोबस्त था। मैंने अभी आपसे कहा था कि लैंड सेटलमेंट के संबंध में हम एक अलग से क्लास बनाएंगे, रिकॉर्डिंग उसकी, तो आपको पता चलेगा कि ये लैंड सेटलमेंट का मतलब उत्तराखंड में किस चीज़ से है। ठीक, पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है, साइंटिफिक मेथड्स अपनाए गए होंगे लैंड सेटलमेंट को करने के लिए। सन 1872 में पहली काट सड़क रामनगर तथा रानीखेत को जोड़ती हुई बनाई गई थी। काट सड़क हम कह सकते हैं कि एक स्पेशल किस्म की सड़क रही होगी जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल भी होता होगा। हाँ, ये देखिए, सन 1884 में काठगोदाम तक रेल मार्ग बनाया गया। तो एक बात तो पक्की है कि काठगोदाम का जो रेलवे स्टेशन है काफ़ी पुराना है इसका मतलब, और 1884 में ये बन गया था। काठगोदाम का मतलब बता देता हूँ आपको। काठ का मतलब होता है लकड़ी, अर्थात लकड़ी का गोदाम। काठगोदाम के, जब हम काठगोदाम से साउथ की तरफ आते हैं तो उसके लेफ्ट बैंक में एक नदी बहती है हल्द्वानी में, और काठगोदाम से होते हुए आती है, उसका नाम है गौला नदी। वो गौला नदी पहाड़ों से होते हुए आती है। ठीक, ये उन दिनों की बातें हैं जब रेलवे लाइन के नीचे स्लीपर्स के रूप में हम लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, और जहाँ जहाँ रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा हो वहाँ वहाँ पर ये लकड़ियाँ भेजी जाती थी। और उत्तराखंड इसलिए इनके लिए एक मुफीद जगह थी क्योंकि यहाँ पर वनों का आवरण काफ़ी ज़्यादा था। तो चीड़ की लकड़ियाँ या देवदार की लकड़ियों को काटा, मतलब पेड़ को काटा जाता था और नदी में फेंक देते थे। वो लकड़ी या पेड़ कटे हुए नदी के सहारे बहते हुए जिस इलाके पर पहुँचते थे उसका नाम रखा गया काठ गोदाम, और ये लकड़ी का गोदाम था। और यहाँ से लकड़ी पूरे भारत में भेजी जाती थी, जिसका मेन पर्पस क्या था, रेलवे लाइन के नीचे स्लीपर्स के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाना। आज़ादी के बाद भी इस प्रोसेस को जारी रखा गया, जिसके लिए काफ़ी पेड़ काटे जाते थे, लेकिन आज हम देखते हैं स्लीपर्स सीमेंटेड कर दिए गए हैं और फिलहाल इसके लिए कोई भी लकड़ी उकड़ी नहीं काटी जाती। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने 6 कमिश्नर्स के बारे में पढ़ा, और होपफुली ये जो जितने भी फैक्ट इसमें दिए गए हैं वो आपको समझ में आएंगे। पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग, और ये सभी के सभी चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्दी ही। थैंक यू।